करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। हमने ऐसा सुना है कि हमारे शास्त्र हमें संकेत देते हैं और भारतीय संस्कृति और सभ्यता की कहानी की ही कुछ ऐसी है, कुछ इतनी बिरली है जिसमें महान विभूतियां अपने आप भारत भूमि पर जन्म लेती हैं और वो अपनी भाव अभिव्यक्ति से वो न केवल संस्कार और संस्कृति की बात करते हैं बल्कि धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष और हमारे पुरातन और प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा आयुर्वेद कैसे हमारे दिशा में जीवन में एक मार्गदर्शन की भूमिका निभाती है। कुछ ऐसे ही अनुपम व्यक्तित्व के धनी हैं, या मैं कहूं कि केवल देश तक ही सीमित नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जिनकी ख्याति व्याप्त है। जी हाँ, ठीक समझे, आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में डॉक्टर तन्मय गोस्वामी जी से। सर, आपको बहुत बहुत सबसे पहले तो वेलकम है, स्वागत है एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मूल रूप से वृंदावन के राधा रमन मंदिर की परंपरा से आप आते हैं और उडुपी में लगातार रहकर नेचुरोपैथी, आयुर्वेद और एस्ट्रोलॉजी का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन जो है आपने नवाचार के रूप में पूरे देश और दुनिया के सम्मुख रखा है। कृतित्व में इतने सारे गहने गढ़े हैं या इतने अनुपम रंग हैं जिनकी छटाएं दिनों दिन बिखरी जा रही हैं। सोशल मीडिया की दुनिया हो या इंटरनेट की तरंगे, सब पर डॉक्टर तन्मय गोस्वामी जी का नाम जाना पहचाना है और किसी पहचान का मोहताज नहीं। सर, आपके बारे में क्या कहूँ, मेरे पास शब्दों की कमी है, लेकिन आपका इतना गहरा अनुभव और आयुर्वेद पर उतनी गहरी पकड़ और उसके साथ में अध्यात्म की गहराइयों में गोता लगाता आपका ये स्वर्णिम व्यक्तित्व, हमें ऐसा लगता है कि जैसे आप एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी हैं, विश्वविद्यालय हैं। क्या कहेंगे आप सर, मध्य प्रदेश यानी कि हिंदुस्तान के दिल में आकर कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या एक अनुपम संदेश आप देश के युवाओं को देने जा रहे हैं? महेंद्र जी, मध्य प्रदेश जी मेरी जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचती। लोगों ने पहली लाइन तो सुनी है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी ज़्यादा बड़ी है। लेकिन ये बात रामचंद्र जी से जब लक्ष्मण जी ने ये कहा, विभीषण ने लक्ष्मण जी से कहा कि एक काम करो, भैया को बोलो, विभीषण कहते हैं लक्ष्मण जी से कि यहीं पर रहे ना, कहाँ जाएंगे अयोध्या। तब रामचंद्र जी कहते हैं अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचती जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मेरा जननी, मेरी माँ का संबंध मध्य प्रदेश से है, जबलपुर से है और हमारे मामा जी सारनी में रहे हैं। तो ये जो वहाँ के चीफ मेडिकल ऑफिसर रहे नाना जी, हमारे शंकर औषधालय जो आयुर्वेद का बहुत बड़ा एक केंद्र रहा अपने ज़माने में जबलपुर में, वह केंद्र को उन्होंने के प्रणेता रहे हैं। तो बचपन मेरा जब नानी घर आते हैं ना, तो हम उत्तर प्रदेश से अपने वृंदावन से जबलपुर आया करते थे। तो यहाँ की महक, यहाँ के संस्कार, यहाँ का पानी हमारे रक्त में है। और मध्य प्रदेश, जैसा कि भी आपने कहा, ये हृदय ही नहीं, ये सारे अखिल ब्रह्मांड का, अखिल विश्व का केंद्र बिंदु है। इस केंद्र, जब केंद्र का नाम ही केंद्र है, तो जब केंद्र में बैठे हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक दायित्व भी बन जाता है। मध्य प्रदेश से निकली हुई आवाज़ हर तरफ शब्द के रूप में ही नहीं बल्कि एनर्जी के रूप में फैलती ही है। आयुर्वेद भी यहाँ पर बहुत डीप रहा है। यहाँ पर बड़े बड़े विद्वानों का ये गढ़ है और मैंने यहाँ से बहुत विधाएं सीखी हैं। और जो एल्केमी है, जो हमारी आयुर्वेद में जो रसशास्त्र है, वो उज्जैन उसका गढ़ है। तो हम लोग चूँकि रसवैद्य हैं, मैं ज्योतिष और रसशास्त्र दोनों को साथ लेके चलता हूँ, ज्योतिरस वैद्य हूँ। तो मैं जानता हूँ कि कितनी इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ पर रसार्णव नाम के ग्रंथ की रचना करी गई थी। शिव पार्वती का वो संवाद है। तो वो एक ऐसी जहाँ पर कि लोअर मेटल से हायर मेटल बना सकते हैं, वैसे लोअर बॉडी को कैसे आप हायर बॉडी बना सकें, वो इतिहास हमारे उज्जैन से निकला है। राजा महाकाल की नगरी है उज्जैन, और इंदौर भी मुझे लगता है वो सौभाग्यशाली शहर है जहाँ पर जो केंद्र बिंदु है 2 ज्योतिर्लिंगों का। महाकाल तो है ही, लेकिन हमारे पास ओमकारेश्वर भी है और हम उस केंद्र बिंदु में विराजमान है और जहाँ पर ये साक्षात्कार हम रिकॉर्ड कर रहे हैं।
सर, आपके बारे में मैंने पढ़ा, आप बहुत वर्सेटाइल पर्सनालिटी हैं, मल्टी डायमेंशनल हैं। कभी हम आपको जब देखते हैं, सुनते हैं, तो हमें लगता है कि कोई डॉक्टर हमें जो है एक लेसन दे रहा है या हमें फिट रहने का, सुपर हिट रहने का एक मंत्र साझा कर रहा है। तो कभी आप गुरु मंत्र देते नजर आ रहे हैं, एस्ट्रो गुरु की भांति जो है लोगों का दिशा निर्देशन करते हैं। कैसे ये इतनी सारी भूमिकाएं निभा लेते हैं और कैसे आपके अंदर ये जो है बहुआयामी व्यक्तित्व ने धीरे धीरे जो है अपनी रंगत को जो है समेटा हुआ है? महेंद्र जी, एक्चुअली ये सत्यता ये है कि अभी तो ये विदेशी जो शिक्षा प्रणाली है इसने ये डिवीजन कर दिया, पर यदि आप पहले जाएंगे तो भोजराज के समय में कविराज वो आयुर्वेदाचार्य भी थे, कवि भी थे, ज्योतिषाचार्य भी थे। तो ये जो था ज्योतिष और आप आयुर्वेद को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों शरीर के अंदर होने वाली एक देखिए, ज्योति से आप अंदर की डायग्नोसिस करते हैं। अब ये आपका एमआरआई है, आपकी बॉडी के अंदर की टाइम डायमेंशन को बताता है। तो डायग्नोसिस जैसे आजकल एमआरआई वगैरह है, तो ये पुराने ज़माने की नाड़ी के बाद में हॉरोस्कोप से हम लोग जज करते थे कि भाई कब कैसे दिशा है। यदि ग्रह अनुकूल हैं तो आरोग्य अच्छा है, ग्रह प्रतिकूल हैं तो बीमारी होगी। तो आप उसको अलग कर ही नहीं सकते। अब यदि लोग इसको नहीं पढ़ रहे हैं तो ये वास्तव में देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी कमी हो जाएगी। तो हर आयुर्वेदिक वैद्य को यदि किसी पेशेंट को रियली में ठीक करना है, देखिए क्विक फिक्स करना है, सिम्टोमेटिक जो वेस्टर्न अप्रोच है, भाई आपने गोली खा ली, दर्द चला गया, फिर गोली खाएंगे, फिर गोली खाएंगे, अब डायबिटीज़ हो गई फिर खाते रहेंगे, अब वो किडनी किडनी खराब हो गई, बाहर से रिपेयर करेंगे, तो वो अलग बात है। टेम्परेरी ट्रीटमेंट की बजाय हम परमानेंट पर काम उस पर आएंगे। तो फिर आपको आपका समय काल बताने वाली जो विद्या है वो है ज्योतिष। और शरीर के अंदर जो प्रकृति है उस काल के अनुसार कैसे चल रही है, बैलेंस में है कि नहीं है, उसको बैलेंस में कैसे लाया जाए, ये बताने वाला शास्त्र है आयुर्वेद। और धर्मशास्त्र ये बताता है कि यदि कोई भी चीज़ कालवशात इम्बैलेंस है तो जो सूक्ष्म शरीर है हमारे अंदर, उसने यदि कोई गलत कर्म के कारण यदि उसके अंदर इम्बैलेंस जेनेटिक है, उसको ठीक करने के लिए अध्यात्म है, मंत्र चिकित्सा है। तो मंत्र चिकित्सा से आप सूक्ष्म शरीर को ठीक करते हैं, आयुर्वेद और पंचकर्म से आप स्थूल शरीर को ठीक करते हैं। इसको जानने के लिए आपको ज्योतिष एक डायग्नोस्टिक का सपोर्ट करती है। सर, नेशन ही नहीं, आप तो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हैं। अलग अलग देशों में जो है आपके सेंटर्स चल रहे हैं, साउथ से लेकर के अब आपने जो है उत्तर भारत की तरफ रुख किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि सिंहस्थ 2028 आते आते आपका एक बड़ा और विराट सेंटर सेंट्रल इंडिया यानी कि एमपी में भी हमें विकसित होगा। मैं तो ये मानता हूँ आपका व्यक्तित्व देख करके कि आपने जो कहा है वो सत्य ही हुआ है और ये भी सत्य होगा। ये निश्चित है कि मध्य प्रदेश, ये मेरा भावनात्मक कारण है। हमारे नाना जी का शरीर इस जीवन से जाने के बाद में हमारे जो माँ और माँ के भाई मामा जी भी नहीं रहे, वो बड़े प्रकांड वैद्य रहे। तो ये मेरा एक स्वप्न ही नहीं, ये मेरा एक संकल्प है कि मध्य प्रदेश में जो आयुर्वेद का वास्तव में सारी जड़ी बूटियाँ सारे भारत में यदि कहीं से जाती हैं तो वो मध्य प्रदेश है, ये आप जान लें। ये एक इतना बड़ा एक रहस्य है कि सारे भारत की आप जो भी दवाएं खाते हैं ना, ये चाहे वो आप झंडू की खाएं, चाहे वो आप वैद्यनाथ की खाएं, सब आती यहाँ के ही जंगलों से है, यहाँ के ही जो वन के जो जानकार जो आदिवासी बंधु हैं, हमारे भाई बंधु हैं, वही लाते हैं इसको। और बड़ी बड़ी मंडियों में ये दिल्ली वगैरह में जाके सेल होती हैं। तो यही है जो आयुर्वेद को जिंदा रखे है, वो है मध्य प्रदेश। लेकिन यदि वह प्रदेश ही आयुर्वेद के मामले में यदि भारत को नेतृत्व नहीं देगा तो फिर क्या फायदा। तो ये तो कार्य करना ही है। 2028 तक हो जाए, मैं तो कहता हूँ जल्दी, पर 28 तक तो होगा, यदि आपने बोला है तो होगा। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। सर, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपके इन सेंटर्स में जो है नेचुरोपैथी, आयुर्वेद और एस्ट्रोलॉजी तमाम चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिलता है, और जब वहाँ पर पेशेंट पहुँचता है तो अपनी समस्या को समाधान की राह लेकर के अपने गंतव्य स्थान की तरफ जाता है। कैसे ये काम करते हैं तमाम सेंटर्स? देखिए महेंद्र जी, क्या होता है कि यू कैन नॉट गो बैक टू एंशिएंट टाइम, यू आर इन 21st सेंचुरी। आज के समय में आपको वो ज्ञान 21st सेंचुरी में देना है। द ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल।
तो प्रेजेंटेशन आप अपना रखें, फंडामेंटल्स आप अपने रखें भारतीय, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन अप्रोच आज के समय देश काल परिस्थिति अनुरूप ही होना चाहिए। दैट इज अवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। आज बच्चे वगैरह हैं, आज वो जिस तरह से जो जीवन ग्लोबलाइज वर्ल्ड हो गया है, आप ये नहीं कह सकते कि हम तो सब पुराने जमाने का ही आयुर्वेद लेके बैठेंगे। हम लोग पैंट शर्ट भी पहनेंगे और धोती कुर्ता भी पहनेंगे, हम लोग वेस्टर्न चीजों को भी लेंगे, क्विक फिक्स के लिए एलोपैथी का इस्तेमाल करते हैं लोग, करें, कोई दिक्कत नहीं। पर यदि रोग को पूरी तरीके से समूल नाश करना है, अंदर की सूक्ष्म शरीर को जगाना है, तो अध्यात्म और आयुर्वेद पे आना ही होगा। तो इस उद्देश्य को, इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमारे यहाँ जब कोई व्यक्ति आता है, तो पहली बात तो यह है कि हम कभी भी वेस्टर्न आर्किटेक्चर नहीं रखते। बिल्डिंग ही हमारी भारतीय परंपरागत, जो हमारी जो वास्तु के आधार पर जो मंदिर के स्वरूपों में ही कमरे हैं, रहना है, भोजन भी वैसा ही सात्विक है। एक दूसरा, आते ही सबसे पहले हम लोग सारे ब्लड टेस्ट भी करवा लेते हैं और जाते समय पर सारे ब्लड टेस्ट करवाते हैं। फिर सभी के हमारे वैद्य नाड़ी देखते हैं। उसके बाद में सभी की जन्मपत्र, यदि समय नहीं है तो जिस समय पर वो आते हैं उस क्षण की जन्मपत्र बनाते हैं और फिर हम उसका अध्ययन करवाते हैं। उसको बोलते हैं प्रश्न कुंडली। यह अध्ययन होने के बाद में उनको क्या क्या प्रॉब्लम है उसको समझ करके यूजुअली 10 दिन या 14 दिन या 21 दिन का पंचकर्म चिकित्सा होती है और उसमें फिर उनको हम लोग घी इत्यादि पिला के, वमन, उल्टी और विरेचन करा के, ये जनरली पेशेंट जो बहुत मोटे हैवी वेट होते हैं, अब देखिए सारे विश्व से, रशिया से, जर्मनी से बड़े, वो सब उनका खान पान वैसा है, कोल्ड देश है, तो मांस मदिरा का प्रयोग ज़्यादा होता है, लीवर ठीक नहीं रहता है। अब तो खैर भारत में भी कोई स्थिति सेम कमोबशात वैसी ही है, होती जा रही है। तो वो लोग आते हैं और वो अपने सारा बॉडी को क्लीनिंग होती है। देखिए क्या है, आयुर्वेद के 2 स्वरूप है महेंद्र जी। एक आयुर्वेद जन सामान्य का आयुर्वेद था। आपको इतिहास में जाना पड़ेगा। आप इतिहास के कालगर्त में जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि एक आयुर्वेद था जो राजाओं ने राजाश्रय में रह करके शास्त्र के रूप में बनवाया। कारण ये था कि राजा लोगों के पास में सब कुछ था, राज्य था, वैभव था, लेकिन बुढ़ापा से बड़ा डरते थे। उनका जीवन कैसा था, या तो युद्ध या बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मुशायरा चल रहा है, आनंद से राजा बैठे हुए, राजशाही शौक होते थे। अब वो चाहे वो नवाबों के हो, चाहे वो राजशाही हो, महाराजाओं के हो, वो थे। और या फिर युद्ध। तो उनकी लाइफ कैसी थी, या तो ओवर सेडेंटरी रिलैक्स थी या फिर ओवर स्ट्रेस थी। अब आजकल क्या हो गया, आजकल जितनी भी बड़ी कंपनी के सीईओज हैं, इनकी लाइफ या तो बिल्कुल ओवर रिलैक्स है या ओवर स्ट्रेस्ड है। चाहे वो उस समय पे राजा और राजा के जो कोर्टशिप के जो लोग थे, उनका हाल ये था, पर आज तो जितना भी व्यक्ति है, हर बिजनेसमैन का यही हाल हो रहा है। उस जमाने में लेकिन जो किसान वर्ग था, जो जन सामान्य था, वो खेतों में काम करता था, वो बाइक पर या कार पर नहीं घूमता था। तो वो यदि उसकी अग्नि इतनी अच्छी होती थी, भाई मेहनत करता था, तो वो पत्थर भी पचा जाए, ऐसी तो उसकी अग्नि थी। तो उनको बीमारियां जनरली छोटी मोटी होती थी, ये हार्ट में ब्लॉक हो गया, लीवर फैटी हो गया, फैट हो गया, ये प्रॉब्लम राजा और राजाओं के कोर्ट वालों को थी, जो आज सब लोगों को है। पहले ये प्रॉब्लम जन सामान्य को नहीं थी। तो लेकिन उनकी जो हमारे जो नाटी वैद्य थे, मतलब जो जानपद वैद्य, वो जो गांव गांव बैठते थे, वो तो देखिए 1000 साल का जो मुगलिया जो अटैक हुआ उसमें खत्म हो गया। लेकिन जो राजाओं की जो ये जो डॉक्यूमेंटेड बुक्स थी, ये बची रही। ये पंचकर्म जो है, रसायन, रसायन का मतलब है कि मैं जिस दिन भी मरूं, यौवन में मरूं। मृत्यु तो आनी है, लेकिन अंतिम दिन तक मेरा यौवनत्व बना रहे, मेरी ऊर्जा बनी रहे। एक दूसरा, शोधन हो जाए। आप खा रहे हैं, अरे गाड़ी है उसकी सर्विसिंग कराते हो, घर की सर्विसिंग कराते हो, तो राजा लोग अपनी पूरी बॉडी की क्लीनिंग करते, सर्विसिंग कराते थे। यही है प्यूरिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, इसको बोलते हैं पंचकर्म। और इसके पंचकर्म के बाद में देते हैं रसायन, जो रिजुविनेट करता है। इस कार्य को हम लोग देखिए, क्यों भारत तक सीमित रखा जाए। विदेशों ने यदि अपनी कार बनाई, वॉशिंग मशीन बनाई, कुछ भी बनाया, उन्होंने हमको बेचा।
उनके लिए 1.4 बिलियन मार्केट है साहब। जितनी भी फार्मा लॉबी है वो क्विक फिक्स को यहां से खत्म नहीं करती है, क्योंकि ये सबसे बड़ी उनका बिजनेस यहां से आता है। हमने उल्टा कर दिया है। हमारे यहां से बड़े बड़े करोड़पति अरबपति विदेश जाते हैं चिकित्सा कराने, हमारे यहाँ उल्टा विदेश के लोग भारत में अब पंचकर्म कराने आते हैं। और आपका ये जो 2 सेंटर है हमारे, एक सेंटर है आत्रेय आयुर्वेद गुरुकुल आश्रम जो गोवर्धन में है, और 20 वर्षों से जो ये तो अभी ये नया स्थापित हुआ है 2 वर्षों से, जो अभी तो बराबर चल रहा है 20 वर्षों से, वो है मैत्रेय आयुर्वेद आश्रम उडुपी, जो कृष्ण का जन्म स्थान है, कृष्ण का स्थान है, जैसे आप ही कह सकते हैं दक्षिण का वृंदावन। तो वहां पर ये स्थान है समुद्र के तट पर, और देश विदेशों से वहां से लोग आते हैं। और आयुर्वेद का सत्य स्वरूप, शास्त्र प्रमाणित स्वरूप में हम चिकित्सा करते हैं। कोई भी यदि हम डायग्नोसिस करते हैं डिजीज की, तो वो हम शास्त्र में जो मेंशन है उसको कोरिलेट करके ही करते हैं, एंड दैट इज आवर स्ट्रेंथ। वो हमारी रीढ़ रज्जु है। हमको पता है कि हम जो दे रहे हैं वो वही है जो शास्त्र में लिखा है। जब हजारों साल पहले वो लिख के, साहब ये बताओ, कोई भी इंसान झूठ बोल तो देगा, संस्कृत के बड़े बड़े श्लोकों में क्या झूठ को इतनी क्लिष्ट भाषा में, वो भी इतना लंबा क्यों बना के जाएगा? वो भी अपना नाम भी नहीं लिख रहा है, निष्प्रह है, निस्वार्थी है, नो क्रेडिट। वो सिर्फ ये चाहता है कि ये पीढ़ियों तक जो है ये बस ऋषि रण है वो। हम यदि इस दुनिया में आए हैं तो हमको अपना रण दे के जाना है। आपने हवा ले ली, पानी ले लिया, धूप ले ली, सब कुछ प्रकृति ने दे दिया, औषधियां दे दी, अरे कम से कम इस पीढ़ी को ज्ञान तो दे जाओ, डिलीवर तो कर जाओ। तो मेरे 2 उद्देश्य हैं। एक, मेरे रहते मेरे सामने जो लोग, जो भी आएगा उसको क्विक फिक्स वाला नहीं, वो तो एलोपैथिक डिपार्टमेंट है और उससे हमारा कोई सरोकार नहीं, कोई दिक्कत भी नहीं। जड़ से बीमारी ठीक करने की हमारी जिम्मेदारी है। कब तक खाएगा वो पेन किलर, कब तक खाएगा वो एंटी एसिड, कब तक खाएगा वो डायबिटीज की गोली, कब तक उसको वो दर्द में बेचारा हर दिन से तड़पेगा। 15 दिन के अंदर हम पंचकर्म से उसको ठीक करते हैं। लेकिन जिनके पास आने की स्थिति नहीं है, उनको फिर हम लोग जो है वो ऐसी औषधियां देते हैं। जैसे समाज में 3 हिस्से हैं महेंद्र जी। एक लोअर मिडिल क्लास तबका बेचारा, वो बड़े बड़े जो हॉस्पिटल होते हैं ना, ये अपोलो, एस्कॉर्ट वगैरह, ब्रांडेड, मतलब मेरा इन 2 से मतलब नहीं है, एग्जाम्पल दिया मैंने। इनमें पैर रखने में बेचारे आज भी डरते हैं कि पता नहीं कितना बड़ा बिल बन जाएगा, और वो बेचारे उनकी लैंग्वेज में बात भी नहीं कर पाते हैं। वो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे पेट से वायु सर पे चढ़ गई। अब बेचारा उसने की जो बुक्स है डॉक्टर की वो करके आया ना, जो ये इतना 1.5 करोड़ की डिग्री लेके आया है एलोपैथी की, उसकी किसी बुक में लिखा ही नहीं है कि वायु पेट से कैसे चली, यहाँ वायु फंस गई और पित्त बढ़ गया इसलिए मेरी शरीर में दर्द हो रहा है। अब वो इमीडिएट इसको ट्रांसफर करता है साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट में। ये भारत की भाषा हो जाता है। हाँ, ये आज भी भारत के पेशेंट, आज भी हमारी माँ, बच्चे, हम लोग बहुत ज्यादा गैस बन रही है, वायु बढ़ गई है और मेरे पैरों में गैस ब्लॉक हो गई है। अब आप सोचिए, अब वो कहता है एलोपैथी में आज तक, अच्छा अमेरिका में ये समस्या है नहीं, ये आयुर्वेद की भाषा जन जन के डीएनए में पड़ी हुई है। अब बेचारा गांव वाला आदमी, अब वो जाता है, वो पेशेंट को, डॉक्टर को बोलते हैं डॉक्टर साहब हमारी तो गर्मी चढ़ गई ऊपर। अब वो ये गर्मी चढ़ गई है क्या होता है, इसको किस कैटेगरी में डाला जाए? तो जो इंडिया का जो डायस्पोरा है उसके लिए एलोपैथिक प्रैक्टिस फ्लॉप्ड है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। देयर इज नो वन। हमारे यहाँ जो किचन जो है ना, खड़ी हुई जो किचन जो बनाई गई, देखो साहब अमेरिका में, मैं तो चूंकि हमारे सेंटर्स हैं जर्मनी वगैरह में, सुबह आधे घंटे में वो ब्रेड के अंदर मीट रखा और उन्होंने ओवन में डाला, उनका काम हो गया। दोपहर का खाना नहीं होता, शाम को दोबारा किया। वहां पर महिलाओं को, बेचारियों को खड़े होने का काम कितना, आधे घंटे का, वो भी आदमी भी संग में लगता है। हमारे यहाँ साहब 3-3 घंटे सुबह ब्रेकफास्ट में, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे दोपहर में और रात को, दोपहर में और शाम को, और को गेस्ट आ जाए तो और। अब आपने उनको किचन में खड़ा कर दिया, अब घुटने तो जाएंगे, वेरिकोस तो खत्म हो ही जाएगा ना। लेकिन भारत में एक व्यक्ति नहीं है
जो इसके खिलाफ आवाज उठाए, सिविल डिपार्टमेंट को बोले भाई तुम ये नहीं बनाओ, ये इंडिया के लिए यूजफुल नहीं है। मंदिर में जब आप जाते हो वो चंदन और तुलसी का पानी देता है, इस गर्मी में वो दवाई का काम करता है, इसके लिए हमारे यहाँ मंदिर बने हैं, पर इसकी साइंटिफिक डेटा बताने वाले लोग नहीं हैं। अब क्या होता है कि आप जापान जाइए, जापान की आपको मोस्ट मॉडर्न जितनी भी 5 स्टार रेस्तरां मिलेंगे वो सब नीचे चौकी पे बैठ के खाना खाते हैं। वो एनसीएन को फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने वेस्ट की क्वालिटी को, टेक्नोलॉजी को लिया, बट दे हैव नॉट लेफ्ट देयर जियोग्राफिकल, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स को बिना हटाए डेवलपमेंट किया। चाइनीज ने किया, हमारे यहां अंग्रेजों ने अंग्रेजियत को जो डाला है ना भाई, मुगल्स ने 850 साल युद्ध किया हमारे साथ, 300 साल बख्तियार खिलजी ने किताबें जला दी, लेकिन फिर भी इस इंसान के अंदर से ये भारतत्व को निकाल नहीं पाए। अंग्रेज बड़े परेशान, बोले ये तो कौन सी ये कौम है, कहां से इनके पास में ये नॉलेज है, क्योंकि हमारे नॉलेज तो मंत्र से मंत्र में ट्रांसफर कर दी जाती है, ब्लूटूथ से। हमने आपकी आंखों में देखा और सारा का सारा वेद ट्रांसफर कर दिया साहब, ट्रांसफर कर दिया। अब ये बड़ा परेशान, बोले ये तो बड़े विचित्र लोग हैं। तो बोले क्या करें, बोले इनकी किताबें मत जलाओ, इनकी सोच को बदल दो, मानसिकता पर प्रहार किया। हाँ, इनको लेके गए वो अमेरिका, लंदन। देखिए चाहे वो कोई भी हो, कुछ जो गए वो जीत, हेडगेवार जी को पता पड़ गया ये रहस्य, वीर सावरकर जी को पता पड़ गया, विवेकानंद जी को पता पड़ गया, सबको लंदन लेके जाते थे। सारे आईएएस आईपीएस जो थे वो सब जाते थे लंदन, ट्रेन थी बाकायदा। अरे वहां जाकर के, वहां तो यहाँ पे जाते थे, तुम लोग क्या प्रकृति के फॉलो करने वाले। अच्छा, हमारे यहाँ प्रगति जो है वो प्रकृति के साथ ही प्रगति है, वहां पर प्रगति आर्टिफिशियलिज्म का नाम है। तो उन्होंने हमारी सोच पर डीएनए को चेंज करने की कोशिश की, कुछ हद तक सफल भी हुए, लेकिन आप नहीं निकाल सकते साहब ये। हाँ, वो कैसे छीनोगे? कहने छीनो, डीएनए में पड़ा हुआ है साहब, ये तो कुछ नहीं हो सकता इसके लिए। तो ये आज, लेकिन ये कर्तव्य है हमारे दो, आप अपने समाज में लोगों को आरोग्य दीजिए, स्थूल शरीर को ठीक करिए आयुर्वेद से, सूक्ष्म शरीर को ठीक करिए अध्यात्म से, इनको जानिए और रास्ता बताइए ज्योतिष और वास्तु से। ये सब एक दूसरे के कंटेम्परेरी सपोर्टर है। वैसे ही जैसे आपका डिपार्टमेंट, आपके यहाँ कैमरामैन, आपका स्टोरी बोर्ड, आपका वीएसबी वीडियो स्टोरी बोर्ड, आपका एडिटर, और आपका उसके बाद में उसको सही तरह से पोस्ट प्रोडक्शन, आप इन सबको, और ये जो आपका ये जो इतना बड़ा जो आपका स्टूडियो है, एमपी न्यूज़ की, जो मैं वास्तु देख रहा था जब मैं नीचे से आ रहा था, सबसे पहले हम जब शूज़ पहन के ऊपर आए तो हमको रिसेप्शन पे कहा गया, और बड़े अच्छी तरह कहा गया, शूज़ बाहर कर लें। इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। वहीं का देखिए, संस्कृति वहीं से शुरू आ गई। मैंने कहा कि हाँ, यहाँ अभिवृद्धि है, यहाँ पे समृद्धि है, यहाँ पर गणेश जी की रिद्धि और सिद्धि है। अब देखिए, अब आपने इंडियनिज्म को हटाया नहीं। अभी यही मैं जब अमेरिका के न्यूज़ चैनल्स में भी जाता हूँ, आई गिव माई टॉक्स, वहाँ तो शूज़ पहन के सीधा अंदर आपके स्टूडियो के शूज़ पहन के आते हैं, आप क्या करेंगे? तो देयर इज अ बिग डिफरेंस। तो आपने इन सारी चीज़ों को, आपने टेक्नोलॉजी को तो लिया, लेकिन कल्चर को भी नहीं छोड़ा, कल्चर को नहीं छोड़ा आपने। और इसीलिए मैं बता रहा हूँ, यही मुझे वो चीज़ है। और आप भी चाहे तो आप कहें क्या ये आयुर्वेद वगैरह मैं ले रहा हूँ, नहीं, आपने ये बस इसलिए नहीं कि आपको कोई, आपको लाभ है, आप समाज को, देश को देना चाहते हैं। यही है, मैं कहता हूँ, हम लोग जो हैं, जहाँ हैं, इन जैसे अपने देश, अपनी संस्कृति के लिए कार्य करें, लेकिन ये खाली बातों के नहीं हो। हमारे देश का नाम अच्छा हो, रियलिटी में हो। अब हम आयुर्वेद ग्रेट नहीं भाई साहब, आप कितना उससे लोगों का भला कर पाएंगे, आप कितना ज्योतिष के माध्यम से उसकी डिकोडिंग करके उसकी जेनेटिक प्लानिंग लाइफ की आप उसकी रोड मैप दे सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट।
सर, मैं आपकी बातें जब सुन रहा था तो मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लाइफस्टाइल याद आ रही थी कि वो भी बहुत नेचुरोपैथी की तरफ जा रहे हैं, और जो बातें आप कह रहे हैं अब मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री उस दिशा में संकेत और संदेश भी देने लगे हैं। उन्हीं की वजह से तो आज हम सब लोग, मैं उन्हीं की प्रेरणा स्रोत हूँ। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। मैं, हालांकि हम वैद्य लोग हैं, हम लोगों सूर्य की तरह से किसी भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है, ए पॉलिटिकल है। तो आप मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी की सक्सेस का फॉर्मूला भी जो है आयुर्वेद और इसी नेचुरोपैथी और एस्ट्रोलॉजी से होकर जा रहा है? उन्होंने बहुत बड़ा जो काम किया है, उन्होंने भारत को नहीं, भारतीयत्व को प्राथमिकता दी है। देखिए, भारत को तो इंपॉर्टेंस है ही, वो तो रहेगी। उन्होंने भारतीयत्व को, सबसे पहले योग को उन्होंने यूएन में वर्ल्ड योगा डे का सेट किया। उन्होंने आयुर्वेद के थ्रू इंडिया की सॉफ्ट पावर को एस्टैब्लिश किया, इंडिया की वैल्यूज को, इंडिया की स्टेटस को इंडियन साइंसेस के द्वारा प्रेजेंट किया। पहले बॉलीवुड के हीरो, ये वेरी सॉरी टू से, इस रूप में प्रेजेंटेशन था इंडिया का। करेक्ट। अब भारत का प्रेजेंटेशन एक विश्वगुरु विज्ञान के रूप में है। कुछ लोगों को बड़ी जोर से दिक्कत होती है विश्वगुरु सुनते ही, है साहब, है। आने वाले समय में एक्सेप्ट भी करेंगे। एवरीबॉडी रिस्पेक्ट्स यू। आज वो ट्रंप हो या पुतिन हो, प्रेसिडेंट पुतिन या प्रेसिडेंट ट्रंप, दोनों यदि हमारे आदरणीय मोदी जी को मानते हैं तो इसलिए नहीं कि कोई मोदी जी कोई आसमान से आए हुए हैं। उनके पास में ये भारतीयत्व है, ये ज्ञान है। वो ज्ञान जब वो सुनते हैं वो कहते हैं ये तो हमारे यहाँ है ही नहीं। ये जो भारतीयत्व है, उन्होंने आकर के सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का निर्माण किया। नहीं तो बेचारा ये आयुर्वेद और ये सब था ना, ये साइड में एक दत्तक पुत्र की तरह से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में पड़े हुए थे। आज कितना रिसर्च हो गया, आज कितना भारत में इस पे काम हो रहा है। कोविड के टाइम पर जो लोग हॉस्पिटल गए वो तो वापस नहीं आए, पर जो लोग काढ़ा पीते रहे, जो आयुर्वेद से रहे, वो बच गए महोदय। इसलिए अब देखिए, ये कब तक ये सितारे रहेंगे भारत के, ये तो विधि जाने। लेकिन जब तक है, ये हम सभी का दायित्व है अपनी अपनी जगह पर ए पॉलिटिकल रह करके, जो देखिए पॉलिटिक्स उनका काम है जो पॉलिटिक्स में है, हमारा काम है अपने अपने फील्ड में रह के समाज को इंडियनिज्म से सहायता करना। आप इंडियन फैशन डिजाइनिंग बेस्ट है, इंडियन लैंग्वेज, अरे साहब संस्कृत, जिसको जो तुतला होगा उसकी तुतला ठीक हो जाती है। हाँ, क चोटू तूपू, लेकिन अब उसमें जो वर्ड्स हैं जो डमरू से निकले हैं शिव जी के, अयुन रल रंग हाय वरट खपाई शशर हल, वो एक प्रकृति की भाषा है। साउंड को लेटर्स में कन्वर्ट किया गया है, और ऐसी भाषा को हम क्यों छोड़ दें? पर वो ब्रिटिशर्स ने हमारे अंदर प्रोग्रामिंग की। हमारे अंदर कभी कास्ट की समस्या थी ही नहीं भाई, ये इन्होंने डाला। बोले काम करो, इनको लड़ाओ पहले, तो ये लड़ेंगे तभी हम राज्य करेंगे। लेकिन सर, आप जो देश में आयुर्वेद की क्रांति की बात कर रहे हैं और आप जिस रफ्तार से चल रहे हैं, तो मुझे लगता है एक दिन ऐसा भी आएगा कि बाबा रामदेव को आप कॉम्पीट करने लगेंगे, और ऐसी कोई बातें होने लगती है जब देश में, जैसे डॉक्टर तन्मय गोस्वामी जी का जब नाम इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होता है तो कंपटीशन तो आ ही जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कोई कंपटीशन ऐसा फ्यूचर में हम देखेंगे कि बाबा रामदेव की पतंजलि और इधर डॉक्टर तन्मय घोष जी की नेचुरोपैथी? मैं कहता हूं कि कम से कम बाबा रामदेव भी यही चाहेंगे, 100 बाबा रामदेव जैसे लोग आगे बढ़े। आयुर्वेद की एक लाइन है, ईर्ष्या करनी चाहिए। आप कहेंगे मैं क्या कह रहा हूं? ईर्ष्या जन्मजात मनुष्य का गुण है, लेकिन आप ईर्ष्या किससे करें? हे ताव ईर्ष्यु न फलेषु च, फल से कभी भी ईर्ष्या न करें। करनी है तो उस हेतु से करें कि इस व्यक्ति को ये फल मिला। यदि मैं आज मीडिया का व्यक्ति हूं और मैं एमपी न्यूज़ में आऊं और मैं महेंद्र जी से मिलूं, महेंद्र जी का ये व्यक्तित्व जब देखूं, जिसमें कि रिसर्च, जिसमें कि ज्ञान, जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें कि कला खुद बैठ करके एंकर से लेकर के नेतृत्व तक की है, तो मैं ये पूछूंगा, यह सक्सेस देख करके, मैं ये फल देख करके नहीं सोचूंगा, मैं सोचूंगा महेंद्र जी इस फल के पीछे आपकी जो जर्नी है, इसका जरा सीक्रेट तो बताओ महाराज। सक्सेस फॉर्मूला, हेतु, और उस हेतु पर जाना चाहिए, प्रेम से, विनय से एक दूसरे से सीक्रेट लेने चाहिए। हमारे भाई बंधु हैं, अब इसे भागवत के क्षेत्र में हमारे ओम श्री
बहुत सारे अद्भुत गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज, विष्णुपाद जिनका हमारी परंपरा है। पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज हमारे जो भागवत के आचार्य हैं, हमारे भ्रातृवर्ग में हैं, हमारे वृंदावन से हैं। हम सब लोग वो उस क्षेत्र में, भागवत के क्षेत्र में, मैं आयुर्वेद के क्षेत्र में, हम सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। कंबाइन एफर्ट्स हैं। हाँ, हम लोग हेतु को देख रहे हैं। देखिए एक बात बोलते हैं, बताऊं मैं आपको, स्वर्ग जाने के लिए मरना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, कर गुजरना पड़ेगा। हाथों पर हथेली पर सरसों नहीं उगती है। यू कैन नॉट ईट द केक एंड यू कैन नॉट हैव द केक सेम टाइम। या तो आप खा सकते हो केक, या आप केक रख सकते हो। जीवन में हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें कुछ करना होगा। मैंने भी जब भी आपका एग्जाम्पल दिया तो मुझे आपकी हेतु पे मैं गया। अभी मैं आपके संग बैठा था, पहला हमारा आपका ये एक इंटरेक्शन हुई, मुलाकात हुई, और रहेगी तो ये अनंत पक्का है मुझे, क्योंकि ये हम लोगों ने प्लान नहीं करी है, ईश्वर की प्लानिंग है, तो हम लोग चलाएंगे इसे, चलेगी, उनकी इच्छा है। तो मैं आपके हेतु पर जा रहा था। मैं ये जा रहा था कि इस व्यक्ति ने कितना मेहनत करी, प्रेरणा स्रोत बने आप मेरे लिए। और यदि कोई मूर्ख है तो वो फल पर ईर्ष्या करेगा, वो बर्बाद हो जाएगा। हम बाबा के साम्राज्य, लोग बाबा के साम्राज्य को देख करके बाबा के लिए जब गलत बोलते हैं तो मुझे बड़ा पीड़ा होती है। मतलब मूर्ख, तुम उसकी हेतु पर जाइए। एक एक दिन बिना खाना खाए बाबा रामदेव ने जो कष्टों से जिस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाया है, वो कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है, बहुत कार्य किया है। तो यदि आप में उतनी दम है तो करिए, आप भी बाबा बनिए, किसने रोका है। हेतु से संबंध रखें, फल से नहीं। मैं तो बस सारे जितने भी, मैं तो कहता हूं मेरे जैसे 1000 बने, बाबा जैसे 10,000 बने, मोदी जैसे 1,00,000 बने। ये भारत में नेतृत्व की आवश्यकता है, बोलने वाले नहीं, काम करने वाले। ये इम्पोर्टेंट बात है। हमारे यहाँ बोलने वाले तो बहुत है। हाँ, नहीं बोलिए आप, बट पहले आप करिए। फर्स्ट एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो जब आपका कार्य बड़ा जबरदस्त बोलता है, वर्क स्पीक्स इटसेल्फ, वर्ड स्पीक्स, काम बोलता है। सर, आपने बहुत सारी आयुर्वेद की हमारे साथ बातें साझा की, थोड़ा अध्यात्म की बातें करने का भी मेरा मन है। हमने देखा कि ये वो दौर है जब आधुनिक युग का बदलता परिवेश है, नई पीढ़ी जो है नेतृत्व करने को आतुर है, देश हमारा विश्व गुरु बनने के शिखर को छूने जा रहा है, और एक प्रतियोगिता का वातावरण है। ऐसे में आज का युवा कैसे अपने आप को हरफन मौला बनाएं, कैसे डॉक्टर तन्मय गोस्वामी जी उनको गुरु मंत्र देंगे कि वो कामयाब भी हो जाएं और कृष्ण को पाने की जो उनकी तमन्ना है वो भी पूरी कर पाएं। लौकिक और पारलौकिक, महेंद्र जी, दोस्त एरिया है। हमारे यहाँ कभी भी नहीं कहा गया कि आप सिर्फ पारलौकिक जीवन जिए। जब आप अध्यात्म की बात करते हैं तो आप संसार की बात नहीं करते हैं। अपने अंदर ये सूक्ष्म शरीर में ये जो आत्मा, जो पूर्व जन्मांतर से जो मेमोरी डेटा लेके आई है, इस डेटा के अंदर जो दर्द है, इनको कैसे इरेज करें। अध्यात्म आपके अंदर के होने वाली जो जन्मांतर की वो जो मोह, वो जो इच्छा, वो जो द्वेष, इनके कारण वो जो दर्द का डेटा पड़ा है ना, जिसकी वजह से हम कभी काम नहीं कर पाते हैं, या काम में ये आड़े हाथ आते हैं। जब काम कर रहे हैं तो हमें ये हमारे इमोशंस दर्द देते हैं। जब इमोशंस में जाते हैं तो काम करने का मन करता है, क्योंकि समय नहीं है हमारे पास में। तो ये जो इम्बैलेंस है, अध्यात्म आपके अंदर की सुकून देने वाली औषधि है। जब आप अपने अंदर राधा रमन ठाकुर जी का वास करते हैं, इतनी अच्छी लाइन है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति ही। जानता हूं मैं धर्म क्या है, सही क्या है, न च मे प्रवृत्ति ही, लेकिन मेरी उसमें प्रवृत्ति होती ही नहीं है। जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है, गलत क्या है, लेकिन उससे बाहर ही नहीं आ पाता हूं। ऐसी जब स्थिति हो, त्वया ऋषिकेश हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। तब आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए आपको पता है कि क्या सही है, लेकिन आप सही करने में आपका फोकस ही नहीं हो रहा है।
आपको पता है अधर्म गलत क्या है, पर उससे निवृत्ति नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में आप कुछ नहीं करिए, बस एक काम करिए, त्वया ऋषिकेश हृदय स्थित है न। ऋषिकेश, तुम आकर के मेरे हृदय में बैठ जाओ। यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। आप मुझे जिस चीज में नियुक्त कर दोगे वो मैं करता चला जाऊंगा। अब भाई कितनी बड़ी मैं लिस्ट बनाऊंगा, ये सही ये गलत, सबकी अलग अलग लिस्ट है। मैंने कहा लिस्ट को मारो गोली, भाड़ में जाए लिस्ट। मेरा तुझको अर्पण क्या। जब तू ही मेरे अंदर बैठ गया, ड्राइवर हो गया, तू जहां चाहे वहां ले जा। मैंने कर्ता भाव खत्म कर दिया, मैं तो बस अब तेरी रजा में राजी, तू जो करा दे। ये अध्यात्म है। क्या बात है, बहुत सुंदर व्याख्या। इसमें क्या हो गया कि आपका स्ट्रेस खत्म हो गया। ये प्रणाम मंत्र है, ये प्रतिदिन हमको कहना है। आज का युवा क्यों नहीं करे भैया? आप खूब मॉडर्न करिए, आप यू बी द मोस्ट वेस्टर्नाइज्ड, हु स्टॉप्स यू? करेक्ट। बट व्हाई यू शुड लीव योर इनर स्ट्रेंथनिंग? आत्मबल को क्यों न चार्ज करें हम? चार्ज करना ही है। आत्मबल को चार्ज करने का यही तरीका है कि मैं जानता हूं कि क्या गलत है, पर मैं छोड़ नहीं सकता। मैं जानता हूं क्या सही है, मुझसे उसके अंदर जाया नहीं जा रहा है। तो अब तू ही आके मेरे दिल में बैठ जा, और अब तू जैसा कहेगा मैं वैसा कर दूंगा। यही अध्यात्म है हमारा। इसके लिए आपको हनुमान जी पर का शरण में आना पड़ेगा। हनुमान जी ने यही किया। उन्होंने कहा कि भैया क्या गलत क्या सही मुझे नहीं पता, मैं तो बस रामचंद्र जी को अपने हृदय में बिठाता हूं। मैंने बिठा लिया रामचंद्र जी को, सीता जी को, लक्ष्मण जी को। अब जो कराओगे वो मैं कर दूंगा। क्या बात है, क्या बात है। जो 10 हनुमान चालीसा रोज पढ़ेगा, आप देखिए उसका आत्मबल। एक हनुमान चालीसा ना पढ़े आप, देखिए क्या होता है। 100 मिलीग्राम की मान लीजिए डोज है दवाई की, और मैं आपको 1 मिलीग्राम की रोज दूं, काम करेगी क्या? नहीं करेगी काम। ये तो मेडिकल फैक्ट है ना। डोज तो होना चाहिए ना। जो शतवार पाठ कर कोई, तुलसीदास जी ने लिखा है, जो शतवार 100 बार पाठ कर कोई, छुट है बंध महासुख होई। तो उसको बंधन छूटेगा और सुख होगा। तो 100 बार करने को बोला है महाराज, तुम 1 बार रोज करोगे और चाहो 1 मिलीग्राम में तुम्हें बेनिफिट हो जाए, संभव नहीं। कम से कम 10 तो करो महाराज। 10-10 के 10 दिन का एक वो बना लो, संकल्प बना लो। अब फिर देखिए क्या, मैं तो आपके इस एमपी न्यूज के माध्यम से, नहीं एमपी न्यूज का मतलब है कि ये तो केंद्र है ना, तब तो हर नाभि है, तो हर जगह पहुंचेगा अमृत। देखिए नाभि में ही अमृत होता है, तो अमृत यहीं से निकलना है। ये व्यक्ति तक, जन जन तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि आप अपने अंदर की चार्जिंग करें अध्यात्म से। इसके बाद में आप सब काम करें। आपको क्रिकेट खेलना है, आपको वॉलीबॉल खेलना है, स्नूकर खेलना है, गोल्फ खेलना है, आपको डांसेस करने हैं, आपको मीडिया में जाना है, यू वांट टू बी ए लिंग्विस्ट, यू वांट टू बी डॉक्टर, इंजीनियर, डू व्हाट यू वांट टू डू, हेल्प सोसाइटी। लेकिन अंदर के आत्मबल को तो बढ़ाने के लिए, जब आपके पुरखे ये दे गए हैं, जब ये चीज विदेशी आके आपसे लेके जा रहे हैं और आप नहीं लेंगे, तो ये तो हमारे लिए धिक्कार है। तो संतुलन अध्यात्म और समाज में, पारलौकिक और लौकिक का, अंदर का और बाहर का, सांसारिक और आंतरिक संतुलन, अध्यात्म और सांसारिकता का एक जो बैलेंस है, वही जीवन है। ग्रेट सर। आप वृंदावन से आते हैं, और हम इन दिनों जब इंटरनेट की तरंगों पर किसी बाबा को सबसे ज्यादा सुन रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, वो है बाबा प्रेमानंद जी। क्या आपका उनका कोई साक्षात्कार हुआ, और क्या आपकी अनुभूति है? और एक एस्ट्रो गुरु होने के नाते, एक डॉक्टर होने के नाते, या मैं कहूँ कि एक सुपर फिट सक्सेसफुल गुरु होने के नाते, क्या आप मानते हैं कि बाबा प्रेमानंद जी में ईश्वर का अंश है, और वो स्वयं जो है रोजाना लोगों के साथ साक्षात्कार कर रहे हैं और सनातन धर्म से लोगों को जोड़ रहे हैं? क्या प्रश्न है आपका। प्रेमानंद जी महाराज के चरणों में मैं इसी कार्यक्रम के माध्यम से प्रणाम वंदन करता हूँ। एक आवेश एक शब्द है संस्कृत का, चार्जिंग। आपके ऊपर देव या असुर किसी की भी चार्जिंग कभी भी किसी के ऊपर हो सकती है। हम लोग वैसे ही सिम कार्ड जैसे जैसे उसके ऊपर चार्जिंग हो जाती है ना, तो वो नंबर आ जाता है, देखने में तो एक से लगते हैं। वैसे ही मैं ये मानता हूं कि प्रेमानंद जी के ऊपर देवत्व का आवेश है, और ये मेरी उनके साथ में अंतरंग मिलन एक बार नहीं कई बार होता है। दूसरी बात, जैसे मैं अपने आप प्रधानमंत्री जी हैं, मैं व्यक्ति विशेष या पॉलिटिकल वे में नहीं देखता हूं,
उनकी साधना के कारण उनके ऊपर एक राज ऋषि शक्ति का आवेश है। जब व्यक्ति के ऊपर अच्छी शक्तियों का आवेश आता है तो वो एक माध्यम बन जाता है 4 नहीं 100 नहीं अक्षुण्य लोगों का अच्छा करने में। उसी जिसी तरह से यदि नेगेटिव आवेश आ जाता है ना, नेगेटिविटी का, तो वो क्रिमिनल बन जाता है, डिस्ट्रक्शन पर जाता है। राइट सर। तो वाकई में प्रेमानंद जी, आपको लगता है कि अद्भुत, देखिए ये भारत भूमि में से ये भारतीयत्व, ये सनातनी शक्ति इसलिए खत्म नहीं हो सकती है कि हर दिन यहाँ पर प्रकृति एक न एक बबूला भेजती रहती है। समर्थ रामदास गुरु भेज दिए थे शिवाजी के गुरुदेव। ये जितने भी भूमि है ना, इसमें गुरु आते ही रहेंगे, अभी भी आ रहे हैं, पहले भी आए हैं, आगे भी आएंगे। प्रेम का आनंद ऐसे ही बरसता ही रहेगा। चलिए सर, बहुत सुंदर। सर, जाते जाते कि एक आइडियल लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए आज के युवा के लिए? क्या वो आइडियल दिनचर्या होगी जो कि डॉक्टर तन्मय गोस्वामी जी हमें बताएं? 5 पॉइंट्स में खत्म करता हूं। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, बिफोर सनराइज। रूल नंबर 1, उठते ही सबसे पहले मोबाइल नहीं देखना चाहिए। अपने अंदर के तत्व को देखते हुए अपने इष्ट देव जो भी हों आपके, चाहे महाकाल हो, चाहे शिव हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे आप किसी भी धर्म संप्रदाय, जीसस, अल्लाह जिसको मानते हो, आप पहले उनका ध्यान करें और उसके बाद में शुद्धि करें शरीर की, मल मूत्र देह का सब साफ करके। लेकिन ऊषपान, पहले पानी पिए 1 गिलास, बॉडी को मल मूत्र विसर्जन करें, उसके बाद में थोड़ा व्यायाम करें और फिर बैठ करके ध्यान करें। गजेंद्र मोक्ष एक, आप लोग जाएंगे गूगल पे, आपकी मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करता हूं, आजकल मिल जाता है। जैसे गजेंद्र का, गज का, हाथी का पैर पकड़ लिया था उस मगरमच्छ ने, वो ध्यान करके कि मैं कितना भी ताकतवर हूं, पर भगवान इस भव सागर में फंसा हूं, आप मेरी रक्षा करें, ये बोलते हुए। और उसके बाद में वृंदावन के राधा रमण जी का ध्यान करें और उसके उपरांत स्नान करें। स्नान भी, बाहरी स्नान भी करें, अंदर का स्नान करें, आत्मा को शुद्ध कर दें और उसके बाद में फिर बैठ करके 5 मिनट फिर अपने आप के अंदर की आत्मा को शक्ति देने के लिए ठाकुर जी के सुंदर स्वरूप गुणों पर एकाग्रचित्त करें। फिर बैठ करके बहुत अच्छी तरीके से, ये तो आपने मेंटल भोजन कर लिया, आत्मा को भोजन दे दिया, अब शुद्ध अच्छा आहार करें, अति आहार ना करें, कल फिर मिल जाएगा सीमित मात्रा में। ओवर ईटिंग सबसे बड़ी खराब बात है। अच्छी फूड करें बट क्वालिटी फूड कम खाएं, भोजन करें, फिर बैठ करके सारा प्लान करें और अपने काम पे निकल जाएं। हेतु से ईर्ष्या करें, फल से ईर्ष्या ना करें। काम करते वक्त सायंकाल आकर के जरूर किसी न किसी मंदिर में जाकर के भगवान की, हमारे यहाँ मंदिर प्रार्थना स्थल नहीं है, वो तो घर है। वो पाश्चात्य अब्राहम धर्मों में उनके जो पूजा स्थल होते हैं वो पूजा स्थल नहीं है, वो प्रार्थना स्थल होते हैं। हमारे यहाँ चार्जिंग पॉइंट्स हैं ये सब। आप जब जाएंगे ना तो वो जो ठाकुर जी की जो प्रतिमा है, वो जो हजारों सालों से वहाँ पर नित्य प्रतिदिन जो आराधना हो रही है, वहाँ से शक्ति ग्रहण करें और फिर जो जो काम अपने करना चाहते हैं वो सब करें। ये पक्का माने, सही और गलत कुछ नहीं है, बस आपका संकल्प है। संकल्प जो ले लिया वही सही, उसके हिसाब से ही चलें, निश्चित रूप से विजय होगी। चलिए सर, आखिर में जाते जाते डॉक्टर तन्मय गोस्वामी जी, मैं कहूँगा कि गोस्वामी नहीं, आप तो महास्वामी हैं और मुझे लगता है कि आपके पास जितनी भाषाओं का ज्ञान है, जो एक गहरा शब्दकोश है, संस्कृत हमारी जो मूल भाषा है उस पर आपकी पकड़ है, राष्ट्रभाषा हिंदी में आप पारंगत हैं और कम्युनिकेशन के दौर में अंग्रेजी की वोकैबुलरी की भी बखूबी आपके पास बहुत सारी जानकारी है। क्या एक मैसेज होगा और क्या सक्सेस मंत्रा आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे? फैक्ट। अभी तो मैंने अध्यात्म की बात कर ली, अब लौकिक सांसारिक बात। फैक्ट। F फाइनेंस, A एडमिनिस्ट्रेशन, C कम्युनिकेशन, T टीम बिल्डिंग। ये फैक्ट को संभाल के रखें। हर काम में ये काम आता है और अंतर्मन में ठाकुर जी के प्रति शरणागति करें, आत्मबल बढ़ाएं और जो आपके अंदर प्रतिभा है उसका पूर्ण प्रयोग करें। बस यही उद्देश्य है जीवन का। तो चलिए, सूर्य अपने चरम पर है और हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर तन्मय गोस्वामी जी का ये जो सूर्य है इसी तरह चरम पर बरकरार रहे और उनकी छटाएं जो हैं, या जो कहें ज्ञान की बत्तियां हैं, उसकी सूरज की किरणें पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे वसुदेव यानी कि विश्व भर में इसी तरह से भारत को शिखर पर ले जाती रहें। और जो मूल है हमारा आयुर्वेद, हमारी संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और सबसे बड़ी बात हमारे शास्त्र हमें क्या
संकेत देते हैं, क्या संदेश देते हैं, वो भी जरूर जीवन में आत्मसात करें। और आज के युवा जो भटक रहे हैं, खटक रहे हैं या प्रतियोगिता में कहीं ना कहीं उलझ रहे हैं, उन्हें सुलझने का एक बड़ा मंच तैयार कर रहे हैं डॉक्टर तन्मय गोस्वामी जी। उम्मीद करते हैं कि उनके नेक इरादे और वादे जरूर यहाँ पर दृढ़ संकल्प के साथ पूरे होंगे और आने वाले कल में हम भारत के दिल यानी कि मध्य प्रदेश में भी उनका एक बड़ा और विराट विकसित सेंटर पाएंगे, जहां पर हर समस्या को समाधान छूमंतर की तरह मिल जाएगा। ये खास बातचीत आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।